Very pleasant morning, students. सुप्रभात सभी को. As we are reading our chapter Sectors of the Indian Economy, इसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, किन को नहीं करते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं. अब हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर के तीसरे और महत्वपूर्ण हिस्से पर. दिस इज ऑल्सो लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट. First of all, a question in front of the government as well as the citizens of the country is that how to create more employment. और ज़्यादा employment, रोज़गार कैसे जनरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम सरकार की बात करेंगे कि सरकार कौन कौन से कदम ले सकती है जिससे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है. So if we talk about employment generation, government can give subsidy or banks can give cheaper loan. जो सरकार है वो सब्सिडी दे सकती है. अलग अलग जो छोटे उद्योग हैं उनके जो अलग अलग काम हैं उनको जो इनपुट्स चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उस पर सब्सिडी दे सकते हैं. जो मशीनें वो खरीद रहे हैं उस पर सब्सिडी दे सकती है जिससे वो अपने रोज़गार को आसानी से बढ़ा सकें और ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें. इसके अलावा The government can help in improving roads, transportation and storage facilities. इसके साथ साथ सरकार जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो सर्विसेज हैं, जो किसी उद्योग को, किसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में मदद करती हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मैनेजिंग द वेरियस रिसोर्सेज एटसेट्रा, इनको और अच्छा कर सकती है. अच्छे रोड कनेक्टिविटी दे सकती है, रेल कनेक्टिविटी दे सकती है, ताकि जो उद्योग है उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत एफिशिएंटली और बहुत ही कम कॉस्ट पर पूरा किया जा सके. इसके अलावा सरकार गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई, प्रमोट और सेट अप मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. द गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर ऑलरेडी रनिंग और दे कैन स्टार्ट न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू हेल्प द पुअर पीपल टू सेट अप न्यू बिजनेस, टू सेट अप स्मॉल factories or industries through cooperative sector, and so that they can earn more and they will be benefited from the economic development which will begin. और क्या क्या चीज़ें कर सकती है सरकार? The government can promote sectors like tourism, like IT, handicrafts, etc. तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि टूरिज्म है, क्योंकि हमारा देश एक बहुत डाइवर्स कंट्री है. यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स, प्लेसेस वेयर पीपल कैन विजिट. तो पर्यटन को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, हैंडीक्राफ्ट और ऐसे ही जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनको प्रमोट कर सकती है सरकार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े. गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रन स्कीम्स लाइक मनरेगा, जैसे कि 2005 से ही हमारे देश में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कानून चल रहा है, जिसमें रूरल एरियाज में 100 दिन का रोजगार गारंटी हुआ है हमारी सरकार ने. इसके अलावा गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मैकेनिज्म लाइक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट एटसेट्रा. इसके अलावा सरकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल सकती है. हालांकि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चल रहे हैं, उनको और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावरफुल बनाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय पर रोज़गार दिया जा सके. अब हम बात करेंगे एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है, जो स्कीम है, जो लॉ है, वो हमारी पूर्ववर्ती सरकार 2005 में लेके आई, जिसको जो आज भी चल रहा है, जिसको हम जानते हैं मनरेगा 2005 के नाम से, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. तो क्या है ये एक्ट, क्यों बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, ये जो कानून है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार लोग हैं उनको कम से कम एक साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है. अगर सरकार रोजगार नहीं ढूंढ पाई उनके लिए, उनको रोजगार नहीं दिला पाई, तो 100 दिन के जो रोजगार के पैसे हैं, कंपनसेशन है, वो सरकार प्रोवाइड कराएगी. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइट टू वर्क. This act was passed in the year 2005. It provides 100 days of work in a year to the unemployed in rural areas. If the government is not able to provide employment, it will give unemployment allowances. बेरोजगारी भत्ता देगी अगर लोगों को रोजगार नहीं दिला पाई तो कम से कम 100 दिन का एक साल में.
आगे बात करेंगे, दो स्टोरी है जिसमें कंपैरिजन किया हुआ है। अक्सर हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं जो कि अलग अलग प्रकार की जॉब में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहली स्टोरी है कांता की। कांता की स्टोरी में क्या हो रहा है, शी वर्क्स इन एन ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30 PM। सुबह के 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक काम करती है कांता एक ऑफिस में। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ ईच मंथ। उसको रेगुलर सैलरी मिलती है और महीने के अंत में सैलरी मिल जाती है। शी ऑल्सो गेट्स PF प्रोविडेंट फंड मिलता है उनको अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। उसको मेडिकल अलाउंस या और जो कोई जैसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, HRA, ऐसे सारे अलाउंसेस उसको मिलते हैं। और क्या हो रहा है कांता की स्टोरी में, शी गेट्स अ वीकली ऑफ ऑन संडे एंड ऑल्सो अदर पेड लीव्स लाइक कैजुअल लीव, मेडिकल लीव एक्सेट्रा। उसको एक वीकली ऑफ संडे के रूप में मिलता है। उसके अलावा और छुट्टियां जैसे कैजुअल लीव, मेडिकल लीव की जैसी छुट्टियां भी मिलती हैं। शी ऑल्सो गॉट एन ऑफर लेटर स्टेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब उसकी नौकरी लगी थी तो शुरुआत में उसको ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी दिया जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए थे उसकी जॉब के। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करें कमल की स्टोरी से, तो कमल की स्टोरी में क्या हो रहा है, ही इज अ डेली वेज लेबरर एट अ ग्रोसरी शॉप। ही गोज टू द शॉप एट 7 AM एंड वर्क्स टिल 8 PM। तो सुबह के 7 बजे से रात के 8 बजे तक लगभग 13 घंटे की जॉब उसकी हो गई है। ही गेट्स नो अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। उसको वेजेस के अलावा जो उसकी दिहाड़ी है, उसकी जो सैलरी है, उसके अलावा और कोई भी पैसा नहीं मिलता है। ही हैज़ नो पेड लीव्स। उसके पास कोई पेड लीव्स नहीं है, यानी कि अगर वो बीमार हो गया, उसने छुट्टी ले ली तो फिर उस दिन की उसकी सैलरी काट दी जाएगी। या फिर कोई संडे है, कोई वीकली ऑफ उसको चाहिए और कोई काम है उसको अर्जेंट, वो उसको करने जाना है, तब भी जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन की सैलरी उसको नहीं दी जाएगी। दोनों ही स्टोरीज से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे। एक और चीज़ देख लेते हैं, ही वॉज ऑल्सो नॉट गिवन एनी फॉर्मल लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब उसकी जॉब लगी तो उसको कोई फॉर्मल लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दिया, यानी कि उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताई गई। और किसी भी दिन जिस दिन जो शॉप का मालिक है, द ओनर ऑफ द शॉप, अगर वो उसको निकालना चाहे तो कभी भी निकाल सकता है। इन दोनों की स्टोरी से हमें कुछ चीज़ें समझ में आई, जैसे कि एक व्यक्ति के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके लिए छुट्टियां हैं, उसकी फिक्स सैलरी है, फिक्स वर्किंग आवर्स हैं एक्सेट्रा। वहीं दूसरे को ये सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो इससे हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ पे नियमों का पालन होता है, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है, छुट्टियाँ होती हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर या संगठित क्षेत्र कहते हैं। वहीं जो इन सब नियमों को नहीं मानता है और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, कर्मचारियों का, उस सेक्टर को हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइज से हमारा मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है और अनऑर्गेनाइज से सिर्फ प्राइवेट नहीं। पब्लिक और प्राइवेट इज अ डिफरेंट थिंग एंड ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज इज डिफरेंट। ठीक है, तो जहाँ पे नियमों और कानूनों का पालन होता है, वर्कर्स की देखभाल की जाती है, वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं कि कंपनी या जॉब कहते हैं। और वहीं जहाँ पे इन सब नियमों का पालन ना हो रहा हो, कोई पेड लीव्स नहीं मिल रही हैं, फिक्स सैलरी नहीं है, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, उसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आइए देख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस ऑर्गेनाइज में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज में फिक्स सैलरी होती है, वहीं अनऑर्गेनाइज में इरेगुलर वेजेस होते हैं। ऑर्गेनाइज में पेड लीव्स होती हैं, अनऑर्गेनाइज में कोई पेड लीव्स नहीं होती हैं। जिस भी दिन छुट्टी लेंगे उसी दिन सैलरी कट जाएगी। उसके अलावा अलाउंसेस जैसे कि PF प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पेंशन एक्सेट्रा, ग्रेचुटी, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं ऑर्गेनाइज में। वहीं अनऑर्गेनाइज में कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता। ऑर्गेनाइज में फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, लगभग 8 घंटे का वर्क होता है। अगर 9 घंटे की ड्यूटी है तो उसमें बीच में लंच टाइम या ब्रेक टाइम भी मिलता है, तो लगभग 8 घंटे के आसपास वर्किंग आवर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता है। ओवर टाइम मिलता है, अगर कोई एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है, 8-9 घंटे से ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो उसके लिए ओवर टाइम मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी प्रकार का ओवर टाइम नहीं मिलता। जॉब सिक्योरिटी इज देयर एंड यू हैव फिक्स्ड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेयर एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी एंड एनी डे यू कैन बी आस्क्ड टू लीव द जॉब। वहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क आर फिक्स्ड,
whereas no fixed terms and conditions of work are there in the unorganized sector. So I hope organized और unorganized के बीच में difference आपको समझ में आ गया होगा. Another thing is, अब कुछ जॉब के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें आपने बताना है कि ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्क है या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का. तो सबसे पहले टीचर टेकिंग क्लास इन अ स्कूल, आई थिंक इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एक्टिविटी. अनदर इज अ हेड लोडर वर्किंग इन अ सीमेंट मार्केट. एक लेबरर है जो अपने सिर पे सीमेंट के कट्टे यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, तो आई थिंक इट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वर्क. अ फार्मर इरिगेटिंग हर फील्ड. एक फार्मर अपने ही खेत में काम कर रही है, तो फिर यहाँ पे नियम और कानूनों का कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज शी इज डूइंग हर ओन वर्क. अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनदर एग्जाम्पल इज अ डेली वेज लेबरर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर. डेली वेज लेबरर जो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहा है, वहाँ पे भी वो अक्सर उनसे जितना काम प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा काम कराते हैं, तो ये भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्क है. अ फैक्ट्री वर्कर इन अ बिग फैक्ट्री. जनरली जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स को सुविधाएं दी जाती हैं, छुट्टियाँ भी दी जाती हैं और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स भी होते हैं. आई थिंक इट इज़ अ वर्क ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. एंड अ हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस. एक हैंडलूम वीवर जो अपने घर में काम कर रही है, तो शी इज़ नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीबडी, सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जिसमें हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कैसे वर्कर्स का प्रोटेक्शन किया जा सकता है सरकार के द्वारा, तो उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं. बाय मेकिंग स्ट्रिक्ट लेबर लॉज एंड एंश्योरिंग देयर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. लेबर लॉज को, यानी कि किस प्रकार से लेबर्स को के अधिकार हैं, उनके जो कानून हैं उनसे किस प्रकार से काम कराया जा सकता है, किस प्रकार से नहीं कराया जा सकता, सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, इनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना के और इनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करा के. बाय प्रोवाइडिंग चीपर क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द पुअर. गरीब लोगों को सस्ते दामों पे लोन फैसिलिटी देकर भी प्रोटेक्शन किया जा सकता है वर्कर्स का. बाय एनफोर्सिंग लॉज लाइक द मिनिमम वेजेस एक्ट. कम से कम आय का कानून, हालांकि इस समय हमारे देश में ज़्यादातर जगह पे वो बना हुआ है, पर समय समय पे उसको रिवाइज करना और उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को देखकर सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का प्रोटेक्शन कर सकती है. इसके अलावा मनरेगा जैसी और नई स्कीम जो अर्बन एरियाज़ में नहीं है, उनका प्रयोग करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्शन दी जा सकती है. इसके अलावा बाय एस्टैब्लिशिंग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज़. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लगा के सेमी रूरल एरियाज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके लेबरर्स को और डेली वेज वर्कर्स को. बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर लीगल एड. किसानों को, इसके साथ साथ जो लेबर वर्क कर रही है फार्म्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, उनको एक बेहतर, कभी भी उनको समस्या हो तो उनको एक बेहतर लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा के, ताकि उनमें भी ये विश्वास आए कि वो भी अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो एक कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं. बाय रनिंग अवेयरनेस कैंपेन. अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता के लिए, उनको उनके राइट्स बताने के लिए ऐसे एडवर्टीजमेंट अखबार में, न्यूज़पेपर में, उसके अलावा टेलीविज़न पे, रेडियो पे चलाए जा सकते हैं. बाय इंक्रीजिंग फाइन्स एंड पनिशमेंट अगेंस्ट द पीपल हु एक्सप्लॉइट देयर एम्प्लॉयज़. स्ट्रिक्ट कानून लाके उनके लिए जो एक्सप्लॉइट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनको डर रहे और वो ऐसी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर सकें जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है. हम अपने आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. ओनरशिप के आधार पे मालिक कौन है किसी इंडस्ट्री सेक्टर में या फैक्ट्री का, उसके आधार पे प्राइवेट और पब्लिक में डिवाइड किया है. तो पब्लिक सेक्टर की अगर आप बात करें तो पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर, ये दो सेक्टर हैं ओनरशिप के आधार पे. इंडस्ट्री के हम डिवीजन की बात कर रहे हैं. सो पब्लिक सेक्टर में द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज. जो पब्लिक सेक्टर है उसमें सरकार ज़्यादातर जो एसेट्स हैं उस कंपनी के उनको ओन करती है और सभी सेवाएं प्रदान कराती है. वहीं प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज. द मेन मोटिव इज पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक सेक्टर कंपनी का मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, कम से कम दामों पे अच्छे से अच्छी सुविधाएं लोगों को देना. इसके साथ साथ वहाँ पे उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, ताकि लोग, वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड है वो वहाँ पर जॉब उनको मिल सके, और जो सामान बन रहा है, जो सर्विसेज दी जा रही हैं,
उसमें प्रॉफिट ना कमा के पब्लिक को वेलफेयर देना ही होता है पब्लिक सेक्टर कंपनी का काम। इसका प्राइम एग्जांपल है भारतीय रेल, द इंडियन रेलवेज। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के, द इंडियन रेलवेज, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी सरकारी कंपनियां मौजूद हैं। इसके साथ प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल देख लेते हैं, टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो होंडा, अडानी पावर लिमिटेड एक्सेट्रा। Now moving on to the assignment part, here we have question number first. What steps can be taken by the government to create employment? Question number 2, write a short note on Manrega. Question number 3, what steps can be taken by the government to protect the workers in the unorganized sector? Question number 4, differentiate between the public and the private sector. And question number 5, differentiate between unorganized and organized sector. I hope you understood today's topics well. If they were informative, please like the video, share it with others so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through comment so that we can make further improvement in the upcoming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest updates on more informative videos. Also press the bell icon. Thank you and have a nice day.